वैसे तो कर्नाटक में चुनाव के बाद अभी शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ है। कांग्रेस धीरे धीरे सरकार बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर रही है, लेकिन 2024 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2024 के लिए जो है विपक्ष अपनी लामबंद हो रहा है, विपक्ष तैयारी कर रहा है। शरद पवार के घर पर कल बैठक हुई है। शरद पवार के घर पर बैठक हुई है और इसमें जो है कहा गया है कि अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है कर्नाटक का मॉडल। शरद पवार ने बात कही है और इस बैठक में जो बात निकल करके सामने आई है वो बात यह है कि 500 सीटें ऐसी होनी चाहिए कि वहां पर हम एक ऐसा मजबूत उम्मीदवार पेश करें जिस तरह से कांग्रेस ने कर्नाटक के अंदर किया है, लोगों को बताया, दिखाया, दमखम दिखाया कि हां ये बीजेपी के सामने मजबूत है। और इसी तरह से देश भर के अंदर 500 उम्मीदवार तय करने पड़ेंगे। ये इस बैठक के अंदर हुआ है। कौन कौन शामिल हुआ इस बैठक के अंदर और विस्तार से थोड़ा मैं बताऊंगा कि 500 उम्मीदवारों का गणित क्या है। ये आप देखिए, इस बैठक में जो है, इस बैठक में शामिल हुए शरद पवार यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे हैं, यहां पर जो है वो नाना पटोले आपको देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता है, बाला साहब थरोट यहां पर आपको दिख रहे हैं। और इस शख्स को आप देखिए, ये है अजीत पवार। अजीत पवार तो विपक्षी एकता ये हो गई, वो हो गई, वो सारी बातें हो रही उस तरह से। अब इस बैठक में जो बात हुई, शरद पवार के घर पर यह बैठक हुई, तमाम नेता मौजूद रहे। इस बैठक में जो बात हुई है वो ये हुई है कि आपको जिस तरह से कांग्रेस ने अब कर्नाटक में जो किया है, क्या किया है सुनिए जरा। कर्नाटक में क्या हुआ है कि बीजेपी, 3 पार्टियां हैं वहां पर, बीजेपी, कांग्रेस और उसके साथ में जेडीएस, ये 3 पार्टियां हैं। और इन तीनों पार्टियों में क्या हुआ है कि कांग्रेस को यहां पर 44% वोट मिला है। 44% वोट मिला 34 साल बाद में। इससे पहले 1978 में ऐसा हुआ था। देखिए किस दौर के जमाने की बात है और आज कहां पर। तो ये 34 साल बाद में ऐसा हुआ है। और बीजेपी, ये यहां पर जो है जेडीएस की जो है वो कांग्रेस के साथ भी गठबंधन की सरकार रही और बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार रही। पिछली सरकार जेडीएस के साथ में ही कांग्रेस की थी। अब कर्नाटक मॉडल की बात जो शरद पवार ये कह रहे हैं कि जिस तरह से कर्नाटक के अंदर हुआ है, कर्नाटक में ये हुआ है कि कांग्रेस को 44% जो वोट मिला है, वो जेडीएस को वोट करने वाले लोग भी कांग्रेस की तरफ चले गए। कि जेडीएस को वोट करना मतलब कि बाद में जो है जेडीएस मजबूत हो जाएगी, जेडीएस की जो है 25-30 सीटें आ जाएंगी तो जेडीएस उठ करके जो है वो बीजेपी की तरफ चला जाएगा। तो ये नहीं करना है। एक ऐसी मजबूती दिखानी है जैसे कांग्रेस ने दिखाई। कांग्रेस ने अपने जो स्कीम निकालने की बात कही, जितने बयान हुए, जिस तरह से चुनाव लड़ा, तो लोगों को यह विश्वास हुआ कि हां आप एक तरफा जो है कांग्रेस को वोट करिए। जेडीएस को वोट करने का मतलब यह है कि जेडीएस कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है और बीजेपी की तरफ भी जा सकता है। वोट छिटकेंगे तो सरकार बीजेपी बना ले जाएगी। अब देखिए जो स्थिति आज की तारीख में है, 136 जो है वो सीटें जीत करके आई कांग्रेस, 113 जो है बहुमत के लिए चाहिए। अब 113 जो बहुमत के लिए चाहिए, इसमें जो है कहीं से ऑपरेशन लोटस की, फला की कोई गुंजाइश नहीं बची है। ये इस मीटिंग के अंदर हुआ है। इस मीटिंग के अंदर जो है ये बात कही गई है कि आपको इस तरह से जो है वो पेश करना पड़ेगा अपने आप को। आपको यह दिखाना पड़ेगा कॉन्फिडेंस वोटर को, लोगों को, कि हम बीजेपी के सामने, हम जो है वो अकेले ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी को हरा सकते हैं। और 500 सीटों के ऊपर अब देखिए जेडीएस, ये कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो करीब 8% के करीब जो बढ़ा है। 8% के आसपास कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। वो इसीलिए बढ़ा क्योंकि जेडीएस का वोट भी उसकी तरफ चला गया। कुछ बीजेपी का वोट, जो लिंगायत का वोट है, वो भी आया है। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। स्कीम भी आपको ऐसी दमदार लेकर के आनी पड़ेगी, आपका जो मैनिफेस्टो हो वो भी दमदार हो, और दूसरा विचारधारा के आधार पर भी आपको लोगों के सामने विकल्प जो है पूरा एकदम मजबूती के साथ रखना है। ये इस पूरी बैठक के अंदर जो है वो पूरा फॉर्मूला निकाला गया है। अब ये 500 सीटों का फॉर्मूला क्या है वो आप देखिए। ये मैं आपको दिखा चुका हूं कि किस तरह से कौन कौन से राज्यों में कितनी सीटें हैं। अब जो बात हो रही है, अभी रफली जो बात आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। रफली जो बात हो रही है वो ये है कि 500 सीटों पर उम्मीदवार जो है वो तय किए जाए। अब यहां पर देखिए आप 500 सीटों पर उम्मीदवारी कैसे होगी। यहां पर जो है जिन 150 सीटों पर कांग्रेस खुद अपने आप को मजबूत करने की बात कर रही है और 150 सीटों पर खुद अपने आप को लड़ने की बात कर रही है, वो ये स्टेट है जहां पर कांग्रेस बीजेपी के साथ में सीधी फाइट में है। ये फॉर्मूला निकाला जा रहा है। शरद पवार के घर पर जो बैठक हुई उसमें भी ये बात हुई है कि ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जाए कि जहां पर जो मजबूत है वो बीजेपी के सामने लड़ेगा। अब देखिए यहां पर जो है वो कर्नाटक में
और दूसरी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, तो कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होना चाहिए और उसमें बाकी सारी पार्टियां जो है वो कांग्रेस को मजबूत करें। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, केरल में, यहां पर जो भी पार्टी कांग्रेस के सामने, बीजेपी के सामने मजबूत है वो लड़े। तो ये 149 सीटों का जो है ये फॉर्मूला है। और इसको अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि किस तरह से 149 सीटें कांग्रेस जो है कहां कहां क्लेम कर सकती है। अभी ये रफली है, इसमें जो है वो 10, 15, 20 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो है, राजस्थान के अंदर कांग्रेस पूरा कोशिश करेगी कि वो लड़े। हालांकि पिछली बार सुपड़ा साफ था राजस्थान में कांग्रेस का, लेकिन वही एक पार्टी ऐसी है जो टक्कर दे सकती है राजस्थान के अंदर। अभी सचिन पायलट वाला झगड़ा वगैरह जो है ये कांग्रेस को अपना खत्म करना पड़ेगा। हरियाणा में जो है वो कांग्रेस पार्टी सीधा मुकाबला है, हो सकता है कि 1-2 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए। गुजरात के अंदर जो है वो कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में ये जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई, लेकिन लोकसभा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहेगा। अब यहां पर भी कुछ सीटों का जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है, इसीलिए मैंने कुछ सीटें यहां पर नहीं रखी है। जैसे कि पंजाब की 13 सीटें हैं वो मैंने छोड़ दी हैं, वो इसमें नहीं रखी हैं। और अभी ये रफली है, अभी मोटे तौर पर समझने की जो है वो विपक्ष की कवायद हो रही है। अभी कर्नाटक के अंदर 28 सीटें हैं और यहां पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चलेगा। केरल में 20 सीटें हैं, यहां पर लेफ्ट में है, लेकिन लेफ्ट कांग्रेस के साथ हो सकता है कि गठबंधन लेफ्ट और कांग्रेस का यहां पर हो जाए, लेकिन 20 सीटें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस आप मान करके चलिए। मध्य प्रदेश इसी तरह से है, मध्य प्रदेश में हो सकता है कि 1-2 सीटें जो है वो सपा को, या इस तरह से अगर यूपी में कोई बड़ा तस्वीर बनती है, नहीं तो आप मान करके चलिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा। छत्तीसगढ़ में कोई चांस नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना होगा। तो ये 150 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस अपना क्लेम करेगी। 2024 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आप आइए, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस जो है वो पावर में नहीं है, और कांग्रेस के अलावा जो है वो दूसरी जो पार्टियां हैं वो वहां पर उनका वजूद है। जैसे उत्तर प्रदेश की आप बात करिए, उत्तर प्रदेश की बात करिए, और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो कांग्रेस का यहां पर कोई खास वजूद नहीं है। कांग्रेस 80 सीटें यहां पर भी है, और 80 सीटें में सपा वो टक्कर दे सकती है बीजेपी को। तो यहां पर जो है कुछ सीटें कांग्रेस को दे दी जाए, बाकी पर सपा जो है वो रहे, और सपा को सब पार्टियां मजबूत करें। कुछ सीटें जो है वो 1-2 सीट हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को यहां पर जो है वो एनसीआर की दे दी जाए। भीम जो आज़ाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी ने जो बनाई चंद्रशेखर आज़ाद की, तो हो सकता है कि कुछ उसको जो है मिल जाए। और बिहार के अंदर जो 40 सीटें हैं वहां पर गठबंधन है, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू वो बीजेपी के सामने रहेगा। अब बंगाल के अंदर 42 सीटें ममता वर्सेस बीजेपी है, यहां पर कोई वो दो राय नहीं है। और आंध्रा के अंदर, इसमें तेलंगाना को भी आप रख सकते हैं, तेलंगाना और आंध्रा में दोनों में कांग्रेस भी क्लेम करेगी, वो भी एक अलग बात है। तो ये 187 सीटें ऐसी बनती हैं। अब उसके बाद में ये देखिए आप, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस जो है वो गठबंधन करेगी, कांग्रेस का जो है वो गठबंधन रहेगा। महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, यहां पर भी कांग्रेस जो है वो गठबंधन करेगी, जिसमें शरद पवार रहेंगे, जिसमें शिवसेना रहेगी और कांग्रेस रहेगी। तमिलनाडु में स्टालिन के साथ में जो है वो कांग्रेस पार्टी यहां पर गठबंधन करेगी डीएमके के साथ। यहां पर 14 सीटें जो है वो झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। यहां पर नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें, नॉर्थ ईस्ट की अगर आप बात करोगे तो नॉर्थ ईस्ट में भी 24 सीटें हैं, जिसमें असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा में ये सारे राज्य आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के, उसमें 24 सीटें हैं। तो वहां पर भी कांग्रेस जो है वो कुछ सीटों पर सीधे बीजेपी की फाइट रहेगी, कुछ सीटों पर हो सकता है स्थानीय पार्टी को अपने साथ लेकर के चले। तो ये 149, 125, 187, इसमें 10-20 सीटें आप और इधर उधर से मान करके चलिए। तो ये 500 सीटों के ऊपर जो है ये जो बैठक में ये जो रणनीति हो रही है, और ये विपक्ष की कई बार पिछले कई बैठकें जो हुई है लगातार यही रणनीति हो रही है कि 500 सीटों के ऊपर जो है वो आप एक उम्मीदवार उतारिए और बताइए लोगों को कि हाँ, ये उम्मीदवार जो है, अगर गाजियाबाद की सीट है तो उसके ऊपर ये कांग्रेस का उम्मीदवार है या सपा का उम्मीदवार है या बसपा का है या किसका है, वो उम्मीदवार जो है वो सबका है और वो उम्मीदवार बीजेपी को टक्कर देगा। ऐसे एक सीट के ऊपर जो है, एक सीट के ऊपर उम्मीदवार तय होना चाहिए, लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वोट बटना नहीं चाहिए। और ये कर्नाटक मॉडल जो है, फिर जेडीएस का कोई जरूरत नहीं रहेगी, जैसे कर्नाटक में हुआ वैसे ही फिर तीसरी पार्टी आकर के जो खिचड़ी खराब करती है वो नहीं होगी, बल्कि खिचड़ी पकेगी।
तो बहरहाल 2024 के लिए कैसे 500 सीटों की तैयारी हो रही है और कैसे जो है शरद पवार यहां पर कर्नाटक मॉडल की बात कर रहे हैं। शरद पवार एक बड़े चेहरा है और नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि शरद पवार जो है वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर लें, लेकिन खैर क्या कुछ होता है, अभी भविष्य की बातें हैं, किस तरफ जो है वो कौन सी हवा चलती है, कौन सी गाड़ी किस तरफ चलती है, वो सारी बाकी भविष्य की बातें हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से कर्नाटक के बाद एकदम से विपक्ष जो है वो एग्रेसिव होकर के बिल्कुल अटैकिंग मोड में और समय खराब किए बगैर एक भी दिन नहीं, ऐसा नहीं कि कर्नाटक का चुनाव का नतीजा आया और चलिए उसके बाद में 10-15 दिनों के बाद में बैठक हो रही है। एक बड़ी बैठक बिहार में भी होनी है, बिहार में भी एक बड़ी बैठक होनी है। नीतीश कुमार ने भी कहा है वहां पर सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी। तो बहरहाल ये 500 की सीटों का जो गणित है, जो विपक्ष इस पर बात कर रहा है, वो मैंने आपको समझाया। आप क्या मानते हैं, क्या वाकई विपक्ष का जो ये प्लान है ये कामयाब होगा? 500 सीटों पर इस तरह से लामबंद विपक्ष अपने आप को कर पाएगा? आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आसान भाषा में कोशिश की है मैंने कई सारी चीजें आपको समझाने की। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबा लीजिए। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।